स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। अब सरफेस टेंशन क्या है, कौन कौन से फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं, यहाँ से अपन अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स आता है वो आता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? तो को मतलब साथ में, ऐसा समझ सकते हैं। कोहेसिव फोर्स मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे आपने वाटर रखा हुआ है, तो वाटर अपने शेप को मेंटेन करके रखा हुआ है। कोई सॉलिड रखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। सॉलिड अपनी शेप को मेंटेन करके रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, विच इज अ कोहेसिव फोर्स। ऐसे ही जब आप लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है, अपनी शेप को मेंटेन रखता है। वो किस वजह से हुआ? फिर से कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, जो वाटर और वाटर पार्टिकल के बीच में लग रहा है। क्लियर? तो कोहेसिव फोर्स को मतलब साथ में, मतलब सेम सब्सटेंस के जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसे बोलेंगे अपन कोहेसिव फोर्स। क्लियर है? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सॉलिड्स के केस में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा। क्यों? तभी वो अपनी शेप को हमेशा मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं जल्दी से। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या हो गया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of same substance। ठीक है, ये हो गया आपका कोहेसिव फोर्स। सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, क्योंकि लिक्विड में शेप तो चेंज करता है कंटेनर के हिसाब से, लेकिन वॉल्यूम फिर भी इसका कांस्टेंट रहता है। और गैसेस में उससे भी कम होगा, क्योंकि गैसेस अपनी शेप भी चेंज करते हैं कंटेनर के हिसाब से और वॉल्यूम भी चेंज कर लेते हैं। तो गैसेस में सबसे कम कोहेसिव फोर्सेस होता है। क्लियर? अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या अपन देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए कि आप दो लिक्विड की ड्रॉप को अगर पास पास रखते हैं, मान लीजिए आपने लिक्विड की एक ड्रॉप यहाँ रखी, इसके बिल्कुल सटा के एक पास आप ड्रॉप यहाँ रख दी, तो आप देखते हैं कि वो तुरंत एक बड़ी ड्रॉप फॉर्म कर लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये दोनों आपस में, इसके जो पार्टिकल्स हैं, कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। कोहेसिव फोर्स लगाने की वजह से दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं, है ना। तो म्यूचुअल कांटेक्ट की वजह से कोहेसिव फोर्स वहां लगा, उस वजह से एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? ऐसे ही अगर आपके पास दो ग्लास प्लेट्स है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे दो ग्लास प्लेट्स थी, उनको आपने रखा, इन दोनों को गीला करके आपने चिपका दिया, गीला करके पास पास एकदम सटा दिया, ठीक है। अब जब आप इसको दूर करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? बहुत आसानी से दूर हो जाती है, तो थोड़ी मेहनत लगती है। मेहनत लगती है ना इनको दूर करने में। क्यों? क्योंकि आप जब इनको पीछे की तरफ खींचते हैं, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट बीच में है, ये कोहेसिव फोर्स जो आप एक दूसरे पे लगा रही हैं, उसके अगेंस्ट आपको इनको खींचना पड़ता है। और फोर्स काफी होता है, यहाँ पे अपने को काफी फोर्स लगाना पड़ता है उसके अगेंस्ट। तो ये जो डिफिकल्टी फेस हुई, ये भी किस वजह से हुई? जो वाटर ड्रॉपलेट्स का आपस में कोहेसिव फोर्स था, उसको ओवरकम करने के लिए अपने को ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ा। क्लियर है? ऐसे एक मरकरी के आप अगर कभी ड्रॉप देखें, तो जो मरकरी की ड्रॉप होती है ना, उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में बांटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूटती है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो भी कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती बहुत जल्दी, छोटी छोटी ड्रॉप्स में, जो हमेशा एक दूसरे को पकड़ के रखती हैं। क्लियर है? तो आई गेस कोहेसिव फोर्सेस आपको क्लियर है, जो एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स इज कॉल्ड इज कोहेसिव फोर्स। दूसरा जो फोर्स आता है वो आता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव क्या होता है? तो एडहेसिव आपने देखा होगा, फेविकॉल पे भी लिखा होता है एडहेसिव है, फेविस्टिक पे, या ऐसे जो भी आते हैं ना मटेरियल चिपकाने वाले, उन सब पे एडहेसिव लिखा आता है। क्यों? तो एडहेसिव का साफ साफ मतलब ये हो गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये किसके बीच में है? डिफरेंट सब्सटेंसेस के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of different substances। ठीक है, ये हो गया आपका एडहेसिव फोर्स। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे अगर लिख रहे हो, तो जो
आप मार्कर यूज कर रहे हैं या चौक यूज कर रहे हैं, वो वहां पे चिपक रही है, तभी आपको दिख पा रहा है कि वहाँ क्या लिखा गया है। तो जो चिपक रही है, दो अलग अलग मटेरियल, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, उनके जब पार्टिकल्स आपस में चिपकते हैं तो इसको बोलते हैं अपन एडेसिव फोर्स। या आप अपने पेपर पे पेन से लिख पा रहे हैं, तो जो लिख पा रहे हैं, जो इंक और पेपर का मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, वो आपस में चिपक पा रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? ऐसे आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ब्रिक और सीमेंट के बीच का फोर्स हो गया, या फेविकॉल यूज कर रहे हैं तो जो दो सरफेसेस उसमें चिपक रही हैं वो हो गया एडेसिव। तो ये सारी बातें आती हैं एडेसिव फोर्स के अंदर। तो ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ये दोनों बातें अभी अपन करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं अपन सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन किस वजह से होगा? तो सरफेस टेंशन होता है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर, मान लीजिए सबसे टॉप सरफेस पे जो है, अपन दो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, दो पार्टिकल्स की बात करते हैं, एक जो कंटेनर के अंदर की तरफ है यहाँ पे, और एक जो सरफेस पे है यहाँ पे। इन दो पे अपन फोर्सेस की बात करते हैं। तो हमने बोला कोहेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब वाटर का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ जो पार्टिकल है उसको, इस डायरेक्शन वाला पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल जो इसके चारों तरफ हैं वो हर इसको खींच रहे हैं। और यहाँ अपन देख पा रहे हैं क्योंकि इस पे हर तरफ बराबर फोर्स लग रहा है, मतलब ये नेट फोर्स इस पे 0 आ रहा है। क्लियर है? लेकिन सोचो जो बिल्कुल टॉप सरफेस पे है, उसको कौन कौन खींच रहा होगा? उसको खींचने वाले अंदर की तरफ है या सरफेस पे आसपास वाले हैं? ऊपर की तरफ तो इसके कोई मॉलिक्यूल है नहीं जो इसको कोहेसिव कोहेसिव फोर्स लगा सके। तो इस पे अगर नेट फोर्स देखा जाए तो इस पे नेट फोर्स आता है अंदर की तरफ। क्लियर है? ऐसे ही जितने भी पार्टिकल सरफेस के ऊपर हैं, बिल्कुल सरफेस पे हैं, उन सब पे एक नेट फोर्स नीचे की तरफ मिलता है। इससे ये समझ में आता है कि ये जो लिक्विड है, जो इसका सरफेस एरिया जो है यहाँ पे, इस सरफेस एरिया को ये लगातार कम करने की कोशिश करती है। इस पे हमेशा एक फोर्स में आपको मिलता है, जैसे कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन हो उस तरीके से, जैसे एक बलून हो, बलून जैसे हमेशा खिंचा हुआ रहता है ना, वैसे ये भी हमेशा एक खिंची हुई पोजीशन में रहता है, जैसे इस पे हमेशा एक फोर्स लग रहा हो। तो अपर सरफेस पे ये जो आप फिनोमेना देखते हैं, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस tries to have minimum surface area and behaves as if it were under tension, somewhat like a stretch elastic membrane, is called surface tension. ठीक है, आप चाहो तो मैं डेफिनेशन आपके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन जो अभी आपने बोली थी, कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो लिक्विड का सरफेस है, फ्री सरफेस जो है, जैसे ये फ्री सरफेस है ऊपर वाला, जब लिक्विड रेस्ट पे होता है तो ये ट्राई करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया रखे और बिहेव करता है जैसे कि टेंशन में हो, जैसे कि इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो। तो इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, क्यों होता है? तो ये बात हमने देख ली अभी कि जो अंदर वाला पार्टिकल है उस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, लेकिन जो सरफेस पे जो पार्टिकल है उस पे कोहेसिव फोर्सेस हमेशा अंदर की तरफ आते हैं। इसकी वजह से ये हमेशा एक टेंशन में रहता है। ठीक है, इसी को आपने बोला सरफेस टेंशन। क्लियर है बात? अब सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप अगर ये जो टॉप सरफेस है यहाँ पे ने जो बता रखा है, ये जो ऊपर वाली फ्री सरफेस है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो कंटेनर ऐसा गोल कंटेनर है, तो मुझे फ्री सरफेस ऊपर से ऐसी दिखेगी, जो यहाँ गोलाई दिख रही है। ये ऊपर वाली फ्री सरफेस है जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं इसको। ठीक है, ये व्यू है। अब इस सरफेस पे मैंने दो इमेजनरी लाइंस ऐसी बना ली। ठीक है, हम जानते हैं कि इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो हमेशा इस तरफ एक एक फोर्स लगने वाला है। इन फोर्सेस की वजह से सरफेस सरफेस टेंशन, यहाँ पे हम सरफेस टेंशन को जो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो लेंथ आपने ली है, इस पूरी लेंथ पे कितना फोर्स आप लगा रहे हैं, ये होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन अदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और ये फोर्स कैसा होता है? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज बीइंग परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस। ठीक है, तो अगर यहाँ सरफेस टेंशन मुझे लिखनी है तो मैं लिखूंगा T इज इक्वल टू F बाई L के बराबर। ठीक है, L ये लेंथ है जिसपे फोर्स लग रहा है, F ये फोर्स है, ये इस लेंथ के परपेंडिकुलर है और इस सरफेस के पैरेलल है ये फोर्स जो है। ठीक है, यहाँ से आप सरफेस टेंशन डिफाइन करेंगे F बाई L पे। क्लियर है बात? अब सरफेस टेंशन के हिसाब से कुछ बातें नोट करने लायक हैं, वो क्या क्या है उस बारे में बात करते हैं जल्दी से। पहली बात तो ये कि ये जो सरफेस टेंशन है,
ये डिपेंड करता है, हम सारे पॉइंट सरफेस टेंशन के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो डिपेंड करता है ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे या उस नेचर पे, लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन लिक्विड। इसका उस एरिया से या उस लेंथ ऑफ लाइन से कोई लेना देना नहीं होता। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्री एरिया जो ऊपर था, या जो लाइन आपने इमेजिनरी ड्रॉ करी थी उसकी लेंथ पे, और लेंथ ऑफ द लाइन, इन दोनों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तीसरी बात, इसकी अगर डायमेंशन लिखी जाए तो डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब mlt-2 फोर्स हो गया बाय लेंथ हो गया, तो डायमेंशन आ गई mt-2 के बराबर। दिस इज द डायमेंशंस। क्लियर है? इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, अगर एसआई यूनिट लिखते हो तो ये हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? और अगर सीजीएस यूनिट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट विल बी, न्यूटन को आप लिखते हो डाइन में, तो दिस विल बी डाइन डिवाइडेड बाय मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में, डाइन पर सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर 1 न्यूटन पर मीटर को आपको इक्वल करना है तो किसके कितने के इक्वल करोगे, हम जानते हैं 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, एंड ये 1 मीटर इज 10⁵2 सेंटीमीटर्स, सो 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 10⁵3 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जन भी आ जाएगा एसआई से सीजीएस कन्वर्जन। ठीक है। चौथी बात, जो सरफेस टेंशन होती है वो टेम्परेचर के साथ कम होती है। अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ टेम्परेचर, क्योंकि टी हम ऑलरेडी सरफेस टेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। लिक्विड टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वहां पे एक एनर्जी सप्लाई होती है, उस एनर्जी के सप्लाई होने की वजह से वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से आपस में लगने वाला फोर्स वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, ये कि भाई इम्प्योरिटीज अगर आपने इसमें मिला दी, लिक्विड में इम्प्योरिटीज अगर मिला दी तो फिर सरफेस टेंशन कम हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज की वजह से इम्प्योरिटीज बढ़ाई तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज के आने से जो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं या आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं उनके बीच में अगर इम्प्योरिटी आ गई तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। ऐसे ही जो कुछ सॉल्ट होते हैं, जो सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं, वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जैसे सोप हो गया या कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो पूरी तरह से घुलते नहीं है, वो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। तो सोप अगर आप मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जबकि NaCl सॉल्ट वगैरह मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। क्लियर है बात? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी सरफेस टेंशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी क्या है? तो हमने देखा था भैया कि सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन मतलब एक फोर्स वहां पे लगा हुआ है, एक टेंशन वहां पे हमेशा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वहां पे हमेशा है सरफेस पे। तो इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि सरफेस एनर्जी कितनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात, सरफेस एनर्जी होती क्यों है? अगर सोचो कि एक लिक्विड का मैं सरफेस एरिया इंक्रीज करता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक ऐसे वायर फ्रेम बना रखी है, दिस इज अ वायर फ्रेम। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसा वायर बना रखा है जो इस पे स्लाइड कर सकता है, दिस वायर कैन स्लाइड ऑन दिस। ओके, इस फ्रेम पे, इसके बीच में मैंने एक सोप का एक ऐसा सॉल्यूशन भर लिया, एक लिक्विड का सॉल्यूशन लगा लिया। तो आपने देखा है ना, वो ऐसे बड़ा सा बबल बनाने के लिए ऐसा ही करते हैं। तो ये पूरा एक फिल्म बन गई, यहाँ पे लिक्विड की फिल्म बनी हुई है। ठीक है, एक लेयर सी है ऐसी। अब अगर मैं इस वायर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, जो अभी सिचुएशन ऐसी है वो अब यहाँ आ जाएगा और ये पूरा फिल्म हो जाएगा, यहाँ तक पूरी फिल्म हो जाएगी। जैसे आपने वायर को आगे शिफ्ट किया, इस फिल्म का सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ा होगा? तो सरफेस एरिया बढ़ने का तरीका ये होगा कि उस लेयर के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे लेयर से नीचे की तरफ, वो अब सरफेस पे आ गए होंगे और एरिया बढ़ गया होगा। तभी ऐसा कह सकते हैं ना कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया बना किससे? पार्टिकल से। बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं तो ये पूरा एरिया दिख रहा है। अब सोचो इस एरिया को बढ़ाना है, मतलब और पार्टिकल्स चाहिएंगे। और पार्टिकल कहाँ से आएंगे? जो अभी इस सरफेस के अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, वो उठ के ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। अब सोचो कि अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ उठ के आया है, मतलब ये
अपने लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट आया है, क्योंकि अगर ऐसा है वाटर की सरफेस देखें तो इस पे यहाँ एक नीचे जो पार्टिकल था उस पे नीचे की तरफ सारे फोर्सेस लग रहे थे। अगर ये ऊपर की तरफ आ गया तो मतलब अपने लगने वाले कोहेसिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर आया है। तो जब अगेंस्ट वर्क करके ऊपर आता है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वही कहलाती है यहाँ पे सरफेस एनर्जी। क्लियर है बात? तो जो वर्क यहाँ हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया और वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाई यहाँ पे सरफेस एनर्जी के बराबर। क्लियर? जैसे आप स्प्रिंग एनर्जी की बात करते हो कि स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया तो वर्क अगेंस्ट आपने उस फोर्स के किया तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। वैसे ही यहाँ पे भी एक सरफेस एनर्जी स्टोर होती है और वो हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, साथ में डेफिनेशन है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं कि अब सरफेस एनर्जी जो है उसे कैसे कैलकुलेट की जाए, कैसे हम इसको डिराइव करें फॉर्मूला इसका। तो बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए जो भी फिल्म यहाँ पे है ना, ये जो बीच के लेयर है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए हमेशा जो ये फिल्म है ना, इस पे दो फ्री सरफेसेस होती हैं। एक तो ये ऊपर वाली सरफेस और एक जस्ट अपोजिट नीचे वाली सरफेस, ये दो फ्री सरफेसेस यहाँ पे होंगी। ठीक है, एक ऊपर वाली सरफेस होगी, दूसरी जस्ट अपोजिट नीचे वाली सरफेस। आप मान लीजिए अपना हथेली है, आप अपने हाथ को आगे करेंगे तो इसको एक फिल्म मान लीजिए। तो एक ऊपर वाला पोर्शन आपका दिख रहा है और एक नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, पाम और पाम का अपोजिट, ये दो आपके इसमें लेयर होंगी। ठीक है, अब ये दोनों ही लेयर इस मूवेबल वायर से जुड़ी हुई हैं। जब मूवेबल वायर से जुड़ी हुई हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से। फोर्स कितना होता है हम जानते हैं, एफ इंटू एल के बराबर। तो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ एल है, इस फिल्म का जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन अगर टी है, तो फोर्स यहाँ कितना लग रहा होगा ऊपर वाली लेयर पे, एफ इक्वल, आपने देखा था ना टी इक्वल टू एफ बाई एल लिखा था, तो एफ कितना हो जाएगा, टी इंटू एल के बराबर। तो यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस पे टी इंटू एल लग रहा है और नीचे वाली सरफेस पे भी टी इंटू एल लग रहा है। टोटल फोर्स यहाँ पे कितना लग जाएगा, टू टाइम्स टी इंटू एल। दिस विल बी द टोटल फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज होने से रोक रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स जो यहाँ पे लगता है। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट अपन अगर वर्क कर रहे हैं तो अपन यहाँ से इसको dx मूव किया इस डायरेक्शन में, तो कितना वर्क मुझे इसके लिए करना पड़ा, अपोजिट डायरेक्शन में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। तो मैं लिखूंगा दिस dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया अपन ने, कितना वर्क किया, तो फोर्स दे रखा है 2tl इंटू dx के बराबर। क्लियर? अच्छा ये l इंटू dx अगर इसको आप देखो तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, 2l इंटू dx। अगर मैं इसको देखूं तो सोचो L इंटू डी एक्स ये एरिया बन रहा है। क्लियर है, दिस इज द एरिया L इंटू डी एक्स। क्लियर? और ऐसे नीचे भी एक एरिया बन रहा होगा L इंटू डी एक्स, ये एरिया हो गया आपका L इंटू डी एक्स। ऐसे ही नीचे वाली लेयर पे भी एक एरिया सेम बना होगा L इंटू डी एक्स। तो ये जो टोटल आपको यहाँ दिख रहा है 2 इंटू एल इंटू डी एक्स, दिस इज बेसिकली चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया डी ए इज 2 इंटू एल इंटू डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ इसको लिख लूँ तो वर्क डन कितना मुझे मिल जाएगा, एफ डॉट डी ए के बराबर। दिस इज द वर्क डन जो यहाँ मिल रहा है। क्लियर? तो आप, सॉरी एफ नहीं, टी डॉट डी ए, टी डॉट डी ए के बराबर। तो यहाँ से आप सरफेस टेंशन को एक और लिख सकते हैं, दिस इज डी डब्ल्यू बाई डी ए, मतलब वर्क डन पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज सरफेस टेंशन। ठीक है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग यूनिट एरिया is also called as surface tension। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टोर्ड एनर्जी भी निकाल सकते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो जितना वर्क किया है उतनी ही एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी, तो डी यू स्टोर्ड भी यही है। ठीक है, तो आप अगर कभी वर्क डन ना देके एनर्जी स्टोर बोल दिया जाए तो डी डब्ल्यू की जगह आप एनर्जी स्टोर भी बता सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो देखते हैं चलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है ये, देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड when 1000 small water drops each of same radius 10⁻⁷ meters coalesce मतलब मिल के बड़ा बन जाना। ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके बड़ा बनना, ऐसे बोलते हैं coalesce, to form one large drop the surface tension of water is this। ठीक है, तो आपको बोला है कि 1000 ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं जिनकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर आपको दे रखी है 10⁻⁷ मीटर्स, इंटू 1000 ऐसी ड्रॉप्स हैं, ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन चुकी हैं
ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, सरफेस टेंशन दे रखी है वाटर के लिए टी, 7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पूछा है आपसे कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई होगी जब ऐसी 1000 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनी हुई होगी। ठीक है, तो सोचो जब ये 1000 ड्रॉप्स यहाँ पे थी, एक बड़ी ड्रॉप बनी, तो अपने को पहले तो इस बड़ी ड्रॉप की रेडियस निकालनी पड़ेगी कि ये रेडियस कितनी है। कैसा निकालूं मैं? तो क्योंकि ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनी है तो वॉल्यूम सेम रहा होगा, आप कहें तो मास सेम रहा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों केसेस में सेम ही है, मतलब वॉल्यूम आप दोनों केसेस में सेम करेंगे तो आपको बड़ी रेडियस मिल जाएगी। तो वॉल्यूम हम सेम करते हैं, 1000 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ये हो जाएगा। तो अगर बराबर करते हैं तो 1000 इंटू वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बड़ी के लिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहां से आपको कैपिटल आर चाहिए, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 1000 स्मॉल आर क्यूब। अगर आर देखा जाए तो हो जाएगा 10 टाइम्स आर के बराबर। क्लियर है? तो कितना आ गई रेडियस यहाँ से, ये आपको मिल जाएगी, आर दे रखा है आपको ऑलरेडी 10⁻⁷, तो दिस इज 10⁻⁶ मीटर्स। इतनी रेडियस का आपकी एक बड़ी ड्रॉप आपके पास बन जाएगी। क्लियर है? अब अपने को क्या चाहिए कि कितनी एनर्जी यहाँ पे कम हुई। तो हम जानते हैं भैया कि जो एनर्जी होती है डी डब्ल्यू या डेल्टा यू आप जिसको बोल सकते हैं, जो अभी आपने लिखा था, डेल्टा यू कैसे लिख सकते हैं? देखिए फॉर्मूला यहाँ पे, दिस डी डब्ल्यू अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा ए, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डेल्टा यू बाय डेल्टा ए, चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन एरिया इज आल्सो सरफेस टेंशन। तो चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन एरिया, अगर मुझे चेंज इन एनर्जी निकालना है तो टी इंटू डेल्टा ए करना पड़ेगा। तो चेंज इन एनर्जी विल बी टी इंटू डेल्टा ए। चेंज इन सरफेस एरिया कितना है, तो डेल्टा ए कितना होगा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना सरफेस टेंशन के केस में ना, क्वेश्चन में हमेशा गड़बड़ क्या होती है कि कितनी यहाँ पे फ्री सरफेसेस हैं ये देखना पड़ता है। जैसे अगर एक ड्रॉप है तो ड्रॉप में अंदर तक पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो वहां फ्री सरफेस एक ही होती है जो सबसे ऊपर होती है, बिल्कुल टॉप सरफेस इज फ्री सरफेस, है ना। लेकिन अगर एक बबल है, आगे हम वो बबल भी देखेंगे, तो बबल के केस में देखो एक फिल्म है जिससे, एक लेयर है जिससे बबल बना हुआ है, उसके बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है, वहां पे दो फ्री सरफेसेस होती हैं। तो उसमें आप जब डेल्टा ए लिखेंगे तो ट्वाइस लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ चेंज इन एरिया हुआ होगा। ठीक है, ऐसे जब वाटर ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक फ्री सरफेस है, इसलिए अपन एरिया एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे सरफेस एरिया कितना होता है एक स्फीयर के लिए 4πr², तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ड्रॉप हैज ओनली वन फ्री सरफेस, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने यहाँ पे एरिया लिख लिया। तो कितना आएगा ये 4 पाई, ये देखें तो 10⁻⁻12 आ रहा है, वो 10⁻⁻14 आ रहा है। आपको जो टोटल आंसर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, अच्छा जो सरफेस एरिया है पहले वाला वो 1000 ड्रॉप्स है, तो अपने को 1000 करनी पड़ेगी ना, टोटल सरफेस एरिया पहले 1000 ड्रॉप के हिसाब से था, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। 4 पाई अपने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा आर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻12 माइनस 1000 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻14, ये आ गया। देखिए कितना आ रहा है ये आपको लगभग लगभग मिल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है 4 पाई 10⁻⁻12 माइनस इधर है 10⁻⁻11। ठीक है, 10⁻⁻11 अगर कॉमन ले लो आप यहाँ से, या 10⁻⁻12 अगर कॉमन ले लो तो बचता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻12, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ रहा है -10, ऐसा आएगा। तो विच इज -9, बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -36 पाई इंटू 10⁻⁻12। ये आपका आ गया चेंज इन एरिया। ओके, अब चेंज इन एरिया आ गया तो अपन चेंज इन एनर्जी भी निकाल सकते हैं। देखिए चेंज इन एरिया नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी नेगेटिव आ रही है, चेंज इन एनर्जी नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम हो गई। तो आंसर आएगा -36 पाई इंटू 10⁻⁻12 इंटू सरफेस टेंशन जो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 7 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको सॉल्व करेंगे फाइनली पाई की वैल्यू रख के, तो आपको आंसर मिलेगा 7.9 इंटू 10⁻12
जूल्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, और माइनस आ रहा है मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। फाइनल एनर्जी कम हो गई, नेगेटिव आना मतलब फाइनल एनर्जी कम हो गई, तो अपन ने ये अपना आंसर लिख लिया। ठीक बात है, अच्छे से। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये, इस बार मर्क्यूरी ड्रॉप्स हैं, 1 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है, इसको स्प्रे कर दिया आपने 10⁶ ड्रॉपलेट्स में। एक ड्रॉप से 10⁶ ड्रॉपलेट्स बना दी। ड्रॉप की रेडियस थी 1 सेंटीमीटर, और जो ड्रॉपलेट्स बनाई हैं वो इक्वल साइज की बनाई है, उसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपैंडेड इफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी इज दिस। तो ये जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें आपने ड्रॉप्स को मिला मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई थी, यहाँ पे एक बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप्स बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है ये बड़ी ड्रॉप है, रेडियस इसकी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसे आपने बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स बना दी, 10⁶ इंटू छोटी ड्रॉप ऐसी ये बना दी, ठीक है। तो अगेन अपने को वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। अगर अपन 4/3 पाई कैंसिल हो गया, अपन 1/3 दोनों तरफ कर लेते हैं, 1/3 पावर, तो आएगा आर 10⁻² इंटू आर के बराबर। तो यहाँ से आर आपको कितना मिला, r/10⁻², आर आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर बाय 10⁻², या 10⁻⁻4 मीटर्स के बराबर। ये आपको मिल गया स्मॉल आर 10⁻⁻4 मीटर्स, ठीक है। अब अपने को चाहिए, ये भी ड्रॉप्स हैं, एक ही फ्री इसका सरफेस होता है, तो यहाँ चेंज इन एरिया अगर निकालें तो फाइनल कितना होगा, 10⁻⁶ ड्रॉप्स बनी किस एरिया की, 4πr² एरिया की। पहले एक ही ड्रॉप थी किस एरिया की, 4πr² एरिया की। तो दिस इज द चेंज इन एरिया 10⁻⁶, अच्छा 4π कॉमन ले लेते हैं, तो 4π आ गया बाहर, इधर आएगा 10⁻⁶ इंटू r² करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻8 माइनस ये 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4, ये आ गया। यहाँ से अगर देखें तो इधर बच रहा है 4π 10⁻⁻2 माइनस 10⁻⁻4, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अपन 10⁻⁻4 को, तो इधर बचेगा 100-1, ठीक है। फाइनल आंसर जो आपको मिल रहा है 99 इंटू 4 विच इज 396 पाई इंटू 10⁻⁻4, ये आपका आ गया एरिया मीटर स्क्वायर में, चेंज इन एरिया। यहाँ से अपने को निकालना है चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू विच इज टी इंटू डेल्टा ए, कितना आ जाएगा, टी आपको दे रखा है मरकरी के लिए 35 इंटू 10⁻⁻3, तो 35 इंटू 10⁻⁻3 इंटू चेंज इन एरिया इज 396 पाई इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से आप जब अपना फाइनल आंसर बताएंगे तो कैलकुलेशन का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आएगा, फाइनल आंसर मेरे पास नहीं है, तो आप ठीक है, आप यहाँ से वैल्यूज रख के देख सकते हैं, जो भी फाइनल आंसर आता है वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। करने का तरीका आपको आई गेस दोनों में समझ में आ चुका है। क्या करना है, पहले हमें वॉल्यूम इक्वेट करके नई रेडियस निकालनी है, उसके बाद आपको चेंज इन सरफेस एरिया देखना है 4πr² से, कितनी ड्रॉप से कितनी ड्रॉप बनी उसके हिसाब से, और फिर आपको एक बार चेंज इन सरफेस एरिया मिल गया, इनटू सरफेस टेंशन करेंगे तो चेंज इन एनर्जी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब अब सरफेस एनर्जी बढ़ चुकी है टोटल, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी। जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा है सबका मिला के, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। क्लियर बात यहाँ तक अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की। एक लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होगा इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी एक्सेस प्रेशर होता क्यों है, तो ये बात तो हम जानते हैं भैया कि जो सरफेस टेंशन होती है उसकी वजह से जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, हमेशा एक टेंशन में रहता है। तो सोचो आप एक बबल को या एक वाटर ड्रॉप को लगातार दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो सब तरफ से, तो क्या अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा? यस, तो वही काम यहाँ सरफेस टेंशन कर रहा है, उसका अपना एरिया मिनिमम करने के लिए वो लगातार अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जो हमने देखा था। तो उस फोर्स की वजह से अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और वो प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर मतलब बाहर से अंदर का डिफरेंस कितना है,
कितना ज्यादा प्रेशर अंदर है, ये अपने को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, पहले हम लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बबल की भी बात करेंगे। तो लिक्विड ड्रॉप की अगर बात करें, ड्रॉप मतलब अंदर तो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक है पूरा, जो बाहर का सरफेस है ये, अगर मैं इस लिक्विड ड्रॉप को इक्वल डिवाइड कर दूं दो पार्ट्स में, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ बता रखा है, ये एक आधा ड्रॉप है, ठीक है। अब सोचो इस आधे ड्रॉप को ऊपर वाली ड्रॉप ने कैसे जोड़ रखा होगा। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है, इस पे एक सरफेस टेंशन फोर्स लगातार लग रहा होगा, ये जो पूरी पेरीफेरी है इस पे लगातार ऊपर की तरफ एक सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने इसको पकड़ रखा है, ठीक है। तभी ये अपनी शेप में बना हुआ है। जब आपने इसको काटा, इसका मतलब ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये इस नीचे वाले सरफेस पे लगातार फोर्स लगा के रखा हुआ है ऊपर की तरफ, ताकि ये जुड़े रहे आपस में। तो ये जो फोर्स है, ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आता है, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, जितना ये पेरीफेरी है वो लेंथ हो गई, और सरफेस टेंशन अगर टी है तो टी इंटू दिस पेरीफेरी लेंथ विल गिव यू दिस फोर्स, ठीक है। एक बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरी बात, अगर प्रेशर की बात करें, तो अंदर प्रेशर है पी इन, बाहर प्रेशर है पी नॉट। अपने को देखना है एक्सेस प्रेशर मतलब पी इन माइनस पी नॉट, ये अपने को देखना है। अच्छा, प्रेशर की वजह से भी फोर्स लगता है, प्रेशर भी फोर्स एक्सर्ट करता है, एफ इक्वल टू पी इंटू ए। तो उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो जो अंदर प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स लगने वाला है एरिया पाई आर स्क्वायर, अंदर की तरफ ही लगातार फोर्स लगाएगा ऐसा, जबकि ये बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो बाहर की तरफ से ऐसा फोर्स लगाएगा लगातार। तो सब मिला के नेट फोर्स जो इस पे है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली अपन देख पा रहे हैं कि कहीं मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाना चाहिए। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हो गए, मैं लिस्ट कर देता हूँ। एक तो सरफेस टेंशन फोर्स, बाय अपर हाफ, ठीक है। दूसरा हो गया इसका एक प्रेशर फोर्स फ्रॉम इनसाइड, और तीसरा हो गया इस पे प्रेशर फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। ये तीन फोर्सेस इन पे लग रहे हैं, ठीक है। अब इसका नेट फोर्स अपने को 0 करना है। तो जो अंदर वाला प्रेशर है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर वाला जो प्रेशर है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स अगर 0 करना है फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, एफ नेट शुड बी 0। 0 कब हो सकता है, तो देखो ऊपर लगने वाले फोर्स कौन सा है, मैं इसको एफ टी बोल देता हूँ, सरफेस टेंशन फोर्सेज एफ टी। तो एफ टी ऊपर लग रहा है, प्लस जो एफ पी नॉट लग रहा है वो भी ऊपर लग रहा है बाहर वाले प्रेशर की वजह से, माइनस एफ जो पी इन लग रहा है वो नीचे लग रहा है, इसलिए वो माइनस में लिख लिया। नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब फोर्स कितना कितना लग रहा है, तो टेंशन फोर्स, सॉरी सरफेस टेंशन का फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होता है, आपने लिखा था टी इक्वल टू एफ बाई एल, मतलब एफ कितना हो गया टी इंटू एल। एल कहाँ, जहां जहां सरफेस टेंशन लग रही है वो पूरी लेंथ, सरफेस टेंशन कहाँ लग रही है, इस पूरी पेरीफेरी पे लग रही है। जिसकी रेडियस अगर आर है तो पेरीफेरी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर के बराबर। और क्योंकि एक ही फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे अपन एक ही बार फोर्स ले लेंगे टी इंटू 2 पाई आर के बराबर, क्लियर। प्लस पी नॉट का अगर फोर्स देखें जो ऊपर लग रहा है, तो प्रेशर है पी नॉट, फोर्स प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लगता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो पी नॉट इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर प्रेशर कितना पी इन, उसकी वजह से कितना, तो प्रेशर पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, सब मिला के कितना 0, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो अपने को निकालना है पी नॉट और पी इन का डिफरेंस, तो मैं लिखता हूँ इसको पी इन माइनस पी नॉट। देखिए यहाँ से कितना मिलता है, ये मिलता है 2t बाय आर के बराबर, ठीक है। ये पी इन उस तरफ चला गया, ये पी इन उधर गया, ये पी नॉट भी उस तरफ माइनस होके गया। यहाँ से पाई सारे कैंसिल हो गए, इधर 2t बच गया, एक आर से एक आर सब कैंसिल हो गया, इधर से एक आर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका जो आंसर मिलेगा पी इन माइनस पी नॉट इक्वल टू 2t बाय आर। दिस इज ऑल्सो द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप के अंदर इतना एक्सेस प्रेशर मतलब इतना ज्यादा प्रेशर होता है अंदर, क्लियर है। ये नेट प्रेशर नहीं है अंदर का, नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, पी इन विल बी पी नॉट प्लस 2t बाई आर। ये है एक्सेस प्रेशर, इतना प्रेशर ज्यादा है अंदर बाहर के कंपेयर में, ठीक है। क्यों ज्यादा है, सरफेस टेंशन की वजह से, ये तो हम समझ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बात। तो याद रखने वाला ये आपके पास रिजल्ट है, क्वेश्चन इस पे आते हैं।
ध्यान रखिएगा इसे। दूसरी बात करते हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। एक बबल में कितना एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। अब बबल के केस में क्या चेंज हो जाएगा, बबल के केस में ये चेंज हो जाएगा कि इस बार बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है। मतलब यहाँ पे दो फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस मतलब जहां वाटर और एयर या दो मीडियम आपस में मिलते हो। तो यहाँ भी बाहर सोप वाला लेयर है, बाहर एयर है इसके, और अंदर भी यहाँ एक सोप वाली लेयर है मान लीजिए, और यहाँ भी एयर है। तो ऐसे दो फ्री सरफेसेस यहाँ पे आ गई हैं। जब दो फ्री सरफेसेस हैं और इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे दो लेयर्स पे सरफेस टेंशन लग रही है। मतलब यहाँ पे इस बाहर वाली लेयर पे भी सरफेस टेंशन है और इस अंदर वाली लेयर पे भी सरफेस टेंशन है। क्लियर है बात? ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। अब क्योंकि इस सोप की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, तो आप रेडियस दोनों की आर के बराबर ही मान सकते हो। दोनों जो यहाँ पे फिल्म्स हैं, इन दोनों जो लेयर्स हैं, दोनों की रेडियस आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर आर के बराबर है तो इस बार आप जब फोर्स बराबर करेंगे तो फोर्स तो वो क्यों है, ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स है, इधर पी इन का फोर्स नीचे लगेगा, पी नॉट का फोर्स ऊपर लगेगा। तो क्या क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन का फोर्स प्लस पी नॉट का फोर्स माइनस पी इन का फोर्स इक्वल टू 0। सरफेस टेंशन का फोर्स इस बार कितना लिखा जाएगा, तो टी इंटू 4 पाई आर, ये आप लिखेंगे। क्यों 4 पाई आर, क्योंकि दो लेयर्स हैं, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, टोटल लेंथ ये है जिसपे सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है। तो टोटल विल बी 4 टी इंटू 4 पाई आर प्लस बाकी तो चीजें वही है, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा पी इन माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4 टी बाई आर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। तो अगर ड्रॉप की बात है तो ड्रॉप में 2 टी बाई आर था, अगर बबल की बात है तो यहाँ पे 4 टी बाई आर है। और डिफरेंस आप समझ चुके हैं, क्योंकि ड्रॉप में सिर्फ एक फ्री सरफेस होती है जबकि बबल में दो फ्री सरफेसेस होती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर आता है, एक्सेस प्रेशर, वो भी डबल आता है उसका। तो दोनों याद रखने वाले रिजल्ट हैं, दोनों को याद रखना है आपने। एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के लिए 2 टी बाई आर, बबल के लिए 4 टी बाई आर। क्लियर है? तो यहाँ तक आप सारी बातें समझ चुके हैं। अब इसी को आपको टेस्ट करते हैं, तो देखें आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए एक यहाँ पे कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस लिक्विड के अंदर एक जगह पे एक बबल आ गया, ओके। पूछा गया इस बबल के अंदर जो प्रेशर है, मान लीजिए बबल के अंदर प्रेशर P2 है, बाहर का प्रेशर P1 है। तो आपसे पूछा गया ये P2 माइनस P1 कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस बबल के अंदर का प्रेशर P2 माइनस P1 एक्सेस प्रेशर ये कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। एयर बबल है यहाँ पे, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। लिक्विड के अंदर है ये, आंसर क्या आएगा, 4 टी बाई आर या 2 टी बाई आर? आंसर आएगा 2 टी बाई आर। क्यों ऐसा, क्योंकि भैया अपने को देखना है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस यहाँ कितने हैं, एयर बबल है, मतलब आप इसको अगर जूम करो तो फ्री सरफेस तो आपके पास सिर्फ ये अंदर वाला है ना, बाहर तो वाटर है, ये वाला सरफेस फ्री नहीं है। क्लियर? जो फ्री सरफेस है वो सिर्फ अंदर वाला सरफेस फ्री है। जब अंदर वाला सरफेस फ्री है तो एक सरफेस के हिसाब से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आएगा, विच इज 2 टी बाई आर। क्लियर है बात अच्छे से? तो ध्यान रखना, वैसे भावुक मत हो जाना कि बबल देखते ही 4 टी बाई आर कर दिया आपने। अगर सरफेस एक ही फ्री है जैसे इस केस में था, तो यहाँ पे सिर्फ प्रेशर डिफरेंस आएगा 2 टी बाई आर के करस्पॉन्डिंग। अगर दो सरफेसेस फ्री होती, मान लीजिए एयर में बबल रखा हुआ है, अब जब एयर में बबल रखा हुआ है तो उसमें दो सरफेसेस होती हैं, वो दोनों फ्री हैं क्योंकि इधर भी एयर है इधर भी एयर है। तो यहाँ पे 4 टी बाई आर आता, लेकिन इस केस में 2 टी बाई आर आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अपन एक जनरलाइज भी कर सकते हैं इसको। जनरलाइज वे में कैसे, कि जो बबल है वो बबल यहाँ पे ऐसा था, ठीक है, और इसके हर तरफ वाटर था, ऐसा सिचुएशन थी, ठीक है। तो अगर सरफेस देखो तो कौन सी सरफेस है, ये जो सरफेस कहलाती है, दिस सरफेस इज, अंदर वाली सरफेस कहलाएगी कॉनकेव सरफेस, और बाहर बाहर वाली सरफेस क्या कहलाएगी आपकी, कॉन्वेक्स सरफेस। अंदर हो गई कॉनकेव, बाहर हो गई कॉन्वेक्स सरफेस। ये बात क्लियर है इस सरफेस के केस में? तो जब भी वाटर के साथ ऐसी सरफेसेस बनती हैं तो हम एक जनरल स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ स्फेरिकल लिक्विड सरफेस is greater than the convex side by 2 t by r।
क्या बोला मैंने? द प्रेशर on the concave side of a spherical liquid surface is greater than the convex side by 2T/R। क्लियर? तो अगर लिक्विड है ये और इसके केस में अपन बात कर रहे हैं तो सरफेस कितना, ये कॉन्केव साइड में हमेशा प्रेशर ज्यादा रहने वाला है कॉन्वेक्स से, कितना ज्यादा होगा? 2T/R के बराबर। क्लियर है? याद रखेंगे कोई भी स्फेरिकल लिक्विड सरफेस, जैसे यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस बना रहा है लिक्विड, इस केस में कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होगा। कितना ज्यादा होगा? 2T/R से ज्यादा होगा। तो ये जनरल स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हर लिक्विड के केस में वैलिड रहेगा। ठीक है, पक्की बात? चलिए, अब मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ तो एक पूरा स्फीयर आपको दे रखा है, लेकिन इस बार स्फीयर ना होके ऐसा होता, जो स्फेरिकल सरफेस है जो ऐसा बन रहा होता, मान लीजिए ये रेडियस R1 होती, ये रेडियस R2 होती, ऐसा एक सरफेस बन रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, बाहर मान लीजिए वाटर है, अंदर एयर है। इस बार आपसे पूछा गया बताइए एक्सेस प्रेशर कितना है, तो इस बार आप कितना करते हैं एक्सेस प्रेशर? तो ध्यान रखिए, इस बार एक्सेस प्रेशर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कॉन्केव साइड पे, एक्सेस प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड, ये हो जाएगा T1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ इसको जो लिख रहे हैं कैसा लिख सकते हैं? T1/R प्लस 1/R, ऐसा दिख रहा है नहीं? तो ये 2/R बन रहा है क्योंकि R बराबर है। लेकिन अगर R बराबर नहीं है तो 1/R1 प्लस 1/R2 ये लिखा जा सकता है। क्लियर है? और अगर ये वाटर ऐसा लिक्विड पूरा ना होकर सिर्फ लिक्विड की लेयर होती तो क्या होता? लिक्विड फिल्म होती मान लीजिए, तो क्या होता? फॉर लिक्विड फिल्म, तो फिल्म के केस में अपने पास दो फ्री सरफेसेस आ जाती हैं, तो टोटल प्रेशर कितना होता है? 4T/R। तो मैं यहाँ उसको लिख सकता हूँ, उस केस में यहाँ 2T हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा उस केस में। ठीक है, क्लियर बात? तो कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम होता है। कितना ज्यादा होता है? 2T/R से ज्यादा होता है फॉर द केस ऑफ ड्रॉप या फॉर द केस ऑफ सिंगल सरफेस, फ्री सरफेस। और अगर दो फ्री सरफेसेस हैं तो वो हो जाएगा 4T/R, कॉन्केव साइड पे ज्यादा हो जाएगा। अगर रेडियस अलग अलग हैं तो आप 2/R को 1/R1 प्लस 1/R2 से रिप्लेस कर दीजिए दोनों ही में, तो आपका आंसर वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है इस पे। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, what should be the pressure inside a small air bubble of 0.1 mm radius situated just below the water surface? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, सरफेस टेंशन आपको दे रखी है, तो इस बार भी आपसे ये बोला गया कि ये वाटर सरफेस है, इससे जस्ट अंदर यहाँ पे एक बबल है। इस केस में आपसे पूछा है एक्सेस, ये अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा? पी इन आपसे पूछा गया है। बाहर का प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लिख सकते हैं कि दिस पी इन विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस 2T/R, है ना? 4T/R नहीं, 2T/R। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड के अंदर है, एक ही फ्री सरफेस यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्सेस प्रेशर इज 2T/R, नेट प्रेशर विल बी पी नॉट प्लस 2T/R। तो आंसर पी नॉट आपको दे रखा है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू टी आपको दे रखा है 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय आर। रेडियस आपको दे रखी है 0.1 mm, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1.027 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द प्रेशर इनसाइड। ठीक है बात? नॉट 3, दिस शुड बी 5, है ना? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद 10⁵ में चल रहा है, तो ये भी उससे ज्यादा मिलने वाला है। ये 1.013 है, ये 1.027 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अंदर प्रेशर होगा, अभी हमने बात करी थी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 1.027 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्लियर है? क्योंकि ये एक ही तरफ है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे 2t/r यूज किया है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बात करते हैं कॉन्टेक्ट एंगल और शेप ऑफ लिक्विड सरफेस की। ये क्या है? तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे अगर कहीं कहीं सरफेस आपने बहुत ध्यान से नोटिस करी हो, तो जैसे आप पतली सी टेस्ट ट्यूब ले लीजिए एक, जिसको कैपिलरी कहते हैं, उसके आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन उसमें आप जब पानी भरते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी ध्यान से कि वो जो लिक्विड है वो थोड़ा सा ऐसे ग्लास सरफेस पे ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है ना? ऊपर कॉनकेव सरफेस दिखता है, आपको एकदम प्लेन सरफेस ना दिख के ऊपर कॉनकेव सरफेस दिखता है, जैसा कि यहाँ बता रखा है आपको फर्स्ट डायग्राम में है। ऐसा एक कॉनकेव सरफेस यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, इधर भी ग्लास है मान लीजिए, ये कॉनकेव ऐसा दिखने वाला है, मतलब लिक्विड जो है वो इसके सहारे सहारे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है। जबकि यही आप मर्क्यूरी और ग्लास में देखोगे तो मर्क्यूरी ग्लास में थोड़ा सा ऐसा नीचे दिखता है इस तरीके से, इसमें कॉन्वेक्स सरफेस ऊपर आपको दिखेगा, ठीक है, जबकि इसमें कॉनकेव सरफेस आपको ऊपर दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये शेप क्यों चेंज हो गई? ये दोनों ऐसे फ्लैट क्यों नहीं रह पाए? ग्लास और मर्क्यूरी थे ऐसे ऐसे रह जाते, वाटर और ग्लास ऐसा था ऐसा रह जाता। ऐसे ना रह के शेप क्यों चेंज हो गई? ये पानी थोड़ा सा इधर ऊपर क्यों चढ़ गया? ये मर्क्यूरी थोड़ी सी नीचे क्यों चली गई? इस बारे में बात करते हैं। तो फिर से अपन आते हैं अपने उन दो टर्म्स पे, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। आपने बोला था कोहेसिव फोर्स वो जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में लगाते हैं, पार्टिकल्स आपस में लगाते हैं। एडहेसिव फोर्स वो जो डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में लगाते हैं, ठीक है। अब सोचो जब ग्लास और वाटर यहाँ पे रखा हुआ है, तो एडहेसिव फोर्स यहाँ पे वाटर और ग्लास के बीच में होगा। मतलब अगर मैं वाटर पे फोर्सेस की बात करूं, तो वाटर पे जो यहाँ का एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा उस पे, ठीक है। और यहाँ पे उस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ये फोर्स कौन सा है? दिस फोर्स इज कोहेसिव फोर्स, जो ग्लास इस वाटर पे लगा रहा है। और ऐसे ही ये फोर्स कौन सा है? ये है एडहेसिव फोर्सेस, जो वाटर के पार्टिकल्स आपस में लगा रहे हैं। ऐसे दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों में से जो फोर्स ज्यादा होगा उसके हिसाब से लिक्विड जो है वो मूव करेगा। तो मतलब ये जो एडहेसिव फोर्स है इस तरफ लगने वाला एडहेसिव फोर्स हमेशा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो ग्लास के इधर परपेंडिकुलर एडहेसिव लग गया। और जो ये कोहेसिव फोर्सेस है, तो कोहेसिव फोर्स भैया अगर यहाँ लिक्विड है, पार्टिकल है, तो उसके पास ये जितने पार्टिकल्स है सारे इस पे कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो अपन इसका एक नेट फोर्स लिख लें इन सबके बीच में यहाँ पे, दिस इज द नेट कोहेसिव फोर्स इस पे जो लग रहा है, दिस इज नेट एडहेसिव फोर्स जो इस पे लग रहा है। अब सोचो जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से ये लिक्विड का पार्टिकल मूव करेगा। तो इस केस में अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इफ दिस P इज मोर देन दिस Q, इफ P मतलब कोहेसिव फोर्स, सॉरी एडहेसिव फोर्स, इफ एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स, तो क्या होगा? ये जो वाटर है या जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, एक कॉनकेव शेप यहाँ पे बना देगा, ठीक है। तो क्या सी शेप बनेगी? एक कॉनकेव शेप ऊपर बन जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर दूसरे केस में देखें, दूसरे केस में यहाँ पे मरकरी है, और हम जानते हैं कि मरकरी का जो एडहेसिव फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो मरकरी के केस में जो एडहेसिव फोर्स क्यू है, आई एम सॉरी फिर से मैं उल्टा बोल गया, मरकरी के केस में जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगर ऐसा है तो जो अंदर क्यू फोर्स लग रहा है कोहेसिव फोर्स, वो इस एडहेसिव फोर्स पी से बहुत ज्यादा है। तो इस केस में इफ adhesive force is less than the cohesive force या cohesive force is more than the adhesive force, तो क्या होगा? वो लिक्विड अपने आप में ही रहना चाहेगा, तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो कॉन्वेक्स शेप ऊपर की तरफ वो बना लेगा। ये शेप कैसी है? यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप है, और ये शेप कैसी है? यहाँ पे कॉनकेव शेप है, ठीक है। तो दोनों का रीजन आपको समझ में आ गया। जब एडेसिव कोर और कोहेसिव फोर्सेस को कंपेयर करेंगे तो जो फोर्स ज्यादा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे वो शेप बनने वाली है, ठीक है। जनरली जो देखा जाता है वाटर और ग्लास में कॉनकेव शेप दिखती है, और मरकरी और ग्लास में कॉन्वेक्स शेप दिखती है, ठीक है। अच्छा, अगर प्योर ग्लास एकदम क्लीन ग्लास है और प्योर वाटर है, उस केस में जीरो होता है, उस केस में एकदम सरफेस बिल्कुल 90 डिग्री बनती है। तो अगर ऐसा था ग्लास और वाटर, अगर ये रहता
अगर एकदम क्लीन ग्लास है बिल्कुल और एकदम प्योर वाटर है अगर, तो इस केस में ये ऐसा सरफेस रहता है, ना कॉन्वेक्स बनता है ना कॉनकेव बनता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस ही यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। बट फिलहाल इस केस में बात करते हैं तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिलेंगे जब जो फोर्सेस ज्यादा होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो मोस्टली ग्लास और वाटर आपको दिया जाए तो आपको कॉनकेव बताना है, अगर एकदम स्पेसिफाई किया जाए कि प्योर वाटर है क्लीन ग्लास है तो आपको बताना है कि हाँ भैया ये नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे कोई शेप नहीं बनेगी। ऐसे ही जब मरकरी और ग्लास की बात की जाए तो कॉन्वेक्स आपको शेप यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अभी जो शेप बनती है इसके एंगल देखा जाता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो यहाँ जो ऊपर सरफेस बन रही है टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस एंड जो पास वाला मटेरियल रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। टेंजेंट टू द सरफेस एंड एडजेसेंट सरफेस के बीच का एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। कैसे ये मेजर किया जाता है? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना चाहूँ तो टेंजेंट कैसी बनाऊंगा? टेंजेंट बनेगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। दिस विल बी द टेंजेंट। हमने को इस सरफेस पे टेंजेंट बनानी है जहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, तो ये बनेगी टेंजेंट ऐसी। पास वाला सरफेस कौन सा है? ये वाला सरफेस है। इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा बना? ये। तो दिस विल बी द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इन दिस केस। अगर इस केस में बनाऊं तो टेंजेंट यहाँ बनेगी ऐसी, ठीक है। सरफेस है आपका ये, तो इस बार कॉन्टेक्ट एंगल कैसा बनेगा? ये बनेगा थीटा। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में यहाँ पे थीटा, मैं आपको दूसरे कलर से बना देता हूँ परमानेंट। तो यहाँ जो थीटा बनेगा वो बनेगा ऐसा और ऐसा, इन दोनों के बीच का एंगल दिस इज थीटा। और अगर यहाँ बनाए तो यहाँ बनेगा दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है थीटा। तो यहाँ जो थीटा बनता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, यहाँ जो थीटा होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें भी ध्यान रखनी है। जब कॉन्वेक्स बन रहा है तो थीटा इज मोर देन 90, जब कॉनकेव बन रहा है तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और थीटा कैसे मेजर करना है? जो सरफेस है उस पर टेंजेंट बनानी है, जो पास वाली सरफेस है उसके साथ उसका एंगल देखना है। एंगल हमेशा लिक्विड के अंदर से देखना है, ऐसा ऊपर वाला एंगल मत देख लेना। एंगल ये वाले नहीं देखने हैं, ठीक है। जो यहाँ बन रहे हैं ये वाला एंगल नहीं देखना है, एंगल हमेशा लिक्विड के अंदर से देखना है। तो ये वाला एंगल आप देखेंगे, ये और यहाँ पे भी ये, ठीक है। दीज विल बी द एंगल्स। अच्छा, इस केस में एंगल कितना हो जाएगा? इस केस में देखो तो यही टेंजेंट है, जो सरफेस है वही टेंजेंट है, और इसके साथ अपने को एंगल देखना है, एंगल विल बी 90 डिग्री। तो प्योर अगर है तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ कोई शेप नहीं बनेगी, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस यहाँ पे ऊपर दिखने वाली है। क्लियर है बात? तो आई गेस आपको सारी बातें क्लियर है। कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है और शेप कैसी बनती है, यहाँ पे किस वजह से बन रही है। एडजेसेंट एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस, इन दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ पे शेप्स देख सकते हैं। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है जैसे मरकरी के केस में है तो कॉन्वेक्स शेप बनती है, और अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है जैसे कि वाटर ग्लास के केस में है तो कॉनकेव शेप बनेगी। क्लियर है दोनों बातें अच्छे से? पक्का? चलिए, अब इसका अपन यूज करते हैं आगे। इसका यूज आएगा कैपिलरी में, कैपिलरी राइज। ये एक हमारे पास पूरा टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं क्या कहता है। तो ऐसा देखा गया कि जब एक ट्यूब ली बहुत नैरो बोर की, मतलब उसकी रेडियस बहुत कम है, ठीक है, जिसको कैपिलरी कहते हैं, तो उसको जब किसी लिक्विड में डिप किया तो ऐसा देखा गया कि या तो उसमें जो लिक्विड है वो ऊपर चढ़ गया, या तो असेंड हो गया या डिसेंड हो गया रिलेटिव टू द सराउंडिंग लिक्विड। मतलब जैसे अगर यहाँ पे अपन बात करें कि ये एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ इस लेवल पे है, इसमें आपने कैपिलरी डिप करी, तो कैपिलरी जैसे डिप करी आपने देखा कि ये अगर मान लीजिए वाटर है, ग्लास कैपिलरी है, तो ये जो वाटर है ये ऊपर की तरफ चढ़ गया इस सराउंडिंग वाटर से। ऐसा क्यों हुआ भाई? या ये अगर आप ऐसा लेते कि मरकरी होती, यहाँ मरकरी भरी हुई है इस लेवल तक, इसमें आप एक ग्लास की कैपिलरी डिप करते तो मरकरी का लेवल यहाँ पहुंच जाता नीचे की तरफ। क्यों? बाकी लेवल तो यहीं पे, सराउंडिंग लेवल तो यहीं पे है, इस ट्यूब के अंदर लेवल कम क्यों हो गया? या वाटर था तो इस ट्यूब के अंदर वाटर ऊपर क्यों चढ़ गया, सराउंडिंग तो यहीं पे है। ये चीजें जो कहलाती है वो कैपिलरी राइज है, कैपिलरी फॉल ये कहलाती है। राइज मतलब ऊपर चढ़ जाना, फॉल मतलब नीचे गिर जाना।
ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में अपन अब इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मतलब या तो लिक्विड का ऊपर चढ़ जाना या नीचे गिर जाना। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, अगर इस बारे में बात करें तो अभी हमने देखा इनकी शेप के बारे में। तो जो आप अगर ग्लास और वाटर लिख लेते हैं, यहाँ जैसे आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, इसको जूम कर लेते हैं। अगर एक ग्लास और वाटर का अपन कॉम्बिनेशन लें, तो अभी हमने देखा कि अगर ये कैपिलरी ग्लास की बनी हुई है और ये जो लिक्विड है वाटर है, तो कैसी शेप बनती है, कॉनकेव शेप बनती है ऊपर की तरफ, है ना। अभी हमने देखा था ये जो कॉनकेव शेप बनी, हमने बात करी थी जब सरफेस टेंशन की, तो हमने क्या बोला था कि कॉनकेव शेप की तरफ प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। तो अगर इधर कॉनकेव है और इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो इससे जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे अगर देखा जाए जो कॉनकेव कॉन्वेक्स साइड में है, इस कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम हो जाएगा। और कितना कम होता है प्रेशर, प्रेशर हो जाता है पी नॉट माइनस टू टी बाई आर के बराबर। दिस प्रेशर इज पी नॉट माइनस टू टी बाई आर, ऐसा हो जाएगा। अब ये प्रेशर अगर कम हो गया तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग ये प्रेशर पी नॉट है और इसी पॉइंट पे अगर आप यहाँ प्रेशर देख रहे हैं तो पी नॉट बाई टू टी ये कम हो गया, तो लिक्विड ये काम तो नहीं झेल पाता कि एक ही लेवल पे प्रेशर अलग अलग हो। हम जानते हैं कि अगर आप लिक्विड में चलते हैं तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होने चाहिए। और इसको बैलेंस करने के लिए ये जो लिक्विड है ये ऊपर चढ़ जाता है। इसके ऊपर चढ़ने से क्या होगा कि अब आप अगर प्रेशर देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, यहाँ प्रेशर आपने बोला पी नॉट था, इससे जस्ट नीचे था पी नॉट माइनस टू टी बाई आर। और अब क्योंकि ये ऊपर चढ़ चुका है तो रो जी एच प्रेशर इसमें साथ में ऐड हो जाएगा। तो अब टोटल मिला के यहाँ प्रेशर फिर से पी नॉट के बराबर हो जाएगा जो सब तरफ है। तो इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ये लिक्विड यहाँ पे ऊपर चढ़ गया था। क्लियर है। अब ये कितना ऊपर चढ़ता है, ये हाइट कितनी है, इस बारे में अगर बात करें तो अपन ये कर सकते हैं कि प्रेशर बैलेंस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस कैपिलरी की जो रेडियस है, कैपिलरी की रेडियस है कैपिटल आर। ओके, और जो ऊपर ये मेनिस्कस बना था जिसको हमने बोला था यहाँ पे, ये ऐसा एक शेप का बनता है, लगभग लगभग स्फेरिकल शेप का बनता है। जो ऊपर मेनिस्कस से शेप बन रही है कॉनकेव शेप, वो लगभग स्फेरिकल शेप बनती है। तो अगर मैं इसका पूरा स्फीयर बनाऊं जिसकी रेडियस है आर, तो मेनिस्कस की रेडियस भी हो जाएगी स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, और क्योंकि ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है, कैपिलरी की रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है दिस इज कैपिटल आर। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ ना कि जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है उनका रिलेशन क्या हो गया, दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा के बराबर। ये इनका रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इसको आगे यूज करेंगे, पर फिलहाल हमें बात करनी है कि ये कैपिलरी राइज कितना हुआ इस बारे में। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ एक बार डायग्राम को। ये वाटर है, वाटर अभी यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, और बाकी सराउंडिंग लेवल यहाँ पे है। ये जो हाइट राइज हुआ है इसको अपन एच बोलते हैं। पानी यहाँ तक पूरा है अभी। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बाहर का पी नॉट है, पी नॉट है, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना होना चाहिए, पी नॉट के बराबर होना चाहिए। यहाँ प्रेशर पी नॉट है और इसके जस्ट नीचे प्रेशर कितना है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्रेशर एट दिस पॉइंट इज पी नॉट माइनस टू टी बाई आर के बराबर। स्मॉल आर लिया मैंने, जो इसकी रेडियस है, इस मेनिस्कस की रेडियस जो है वो लेंगे। ठीक है, जो स्फीयर है उसकी रेडियस अपने को लेनी पड़ेगी, तो माइनस टू टी बाई आर, ये पूरा हिसाब है। अब अपन लिखना जानते हैं, प्रेशर लिक्विड के अंदर जब चलते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रेशर कितना इंक्रीज करता है, तो ऊपर है पी नॉट माइनस टू टी बाई आर के बराबर। वहां से आप एच हाइट अगर नीचे आते हैं तो रोजी एच प्रेशर इंक्रीज होता है। और ये प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए, पी नॉट के बराबर, क्योंकि यहाँ पे फिर से इस लेवल पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो आप यहाँ से लिखना शुरू किए, एच हाइट नीचे आए, यहाँ पे प्रेशर लिखा, ये आपने किया। पी नॉट माइनस टू टी बाई आर प्लस रोजी एच इक्वल टू पी नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला रो जी एच इज इक्वल टू टी बाई आर के बराबर। यहाँ से एच अगर निकालें तो कितना आता है, टू टी बाई रो जी आर के बराबर। क्लियर है, ये आपका यहाँ से कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आता है। क्लियर है। अब इसी में अगर अपन आर का रिलेशन यहाँ पे यूज करें तो रिलेशन क्या बन रहा है, देखो ये ट्राइंगल, छोटा सा जो ट्राइंगल आपके सामने दिख रहा है इस तरीके से, जहाँ पे ये एंगल थीटा दिख रहा है, दिस इज आर एंड दिस इज कैपिटल आर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा विल बी आर बाई कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, अपन ने उल्टा लिख लिया। कॉस थीटा विल बी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपको स्मॉल आर कितना मिल जाएगा, कैपिटल आर बाय कॉस थीटा, ये आपको मिल रहा है। इसको मैं यूज करता हूँ
तो स्मॉल आर की जगह रखता हूँ कैपिटल आर बाय कॉस थीटा, तो ये बनता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर के बराबर। क्लियर है? ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया फॉर द कैपिलरी राइज, H इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो जी आर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपिलरी राइज के लिए। क्या क्या चीजें हैं? T सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, लिख लेते हैं सारी बातें। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, थीटा कौन सा? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी, ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दिस एच इज राइज इन द कैपिलरी। कितना राइज इसमें हुआ, जो लिक्विड भरा हुआ था कितना ऊपर चढ़ गया, ये फॉर्मूला आपके सामने है। H इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो जी आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे प्रूव करने का एक तरीका और है। ये तो आपने प्रेशर डिफरेंस से प्रूव किया, इसका एक तरीका और है प्रूव करने का। इसका अगर मेथड सेकंड यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो इसका सेकंड जो मेथड है वो क्या कहता है कि अपन यहाँ पे वेट बैलेंस करते हैं, ठीक है। मेथड 2 अगर मैं बात करूं तो देखो, अपने पास ये है कैपिलरी और इसके अंदर ये शेप बनी हुई है यहाँ पे ऐसी, ठीक है। अगर मैं फोर्सेस लिखना चाहूँ तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? अगर ये टी टेंशन यहाँ पे इस तरफ लग रही है, ठीक है, तो इसके अगर मैं दो कंपोनेंट लेना चाहता हूँ, अपन जानते हैं थीटा कौन सा एंगल होता है? थीटा इज कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल होता है जहाँ आप टेंजेंट बनाओगे, ये एंगल इज थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दो अपने पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं इस टेंशन के। कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो टी कॉस थीटा आ रहा है, दूसरा टी साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। साइन थीटा जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, मैं एक बार एंगल यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। इफ दिस एंगल इज थीटा तो हम कह सकते हैं दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो ऊपर जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा टी कॉस थीटा के बराबर, इस तरफ सेम, और टी साइन थीटा कंपोनेंट्स बनेंगे इस डायरेक्शन में। टी साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए हैं, जो बच रहा है ऊपर क्या बच रहा है? टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ बच रहा है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का जो ऊपर टोटल लग रही है वो लग रही है 2t cos थीटा इनटू 2 पाई r के बराबर। दिस इज द टोटल सरफेस टेंशन जो यहाँ पे एक्ट कर रही है। ओके, ये बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ जो सरफेस बन रही है वो ऐसी सरफेस बनेगी हर तरफ, हर तरफ मतलब टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? रेडियस ऑफ कैपिलरी r है, तो 2 पाई r इज द लेंथ। सरफेस टेंशन जो लगती है वो लगेगी ऊपर, इधर से भी टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टोटल सरफेस टेंशन इज टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर के बराबर। दिस इज द टोटल सरफेस टेंशन, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अच्छा, ये सरफेस टेंशन ने किसको बैलेंस कर रखा है? तो जो ये एच हाइट का वाटर ऊपर चढ़ गया है यहाँ से, ये हाइट अगर एच है, तो ये जो एच हाइट का वाटर यहाँ पे चढ़ा हुआ है, इसके पूरे वेट को इसने बैलेंस किया हुआ है ना, क्योंकि बाकी सारा वाटर तो इसके नीचे है, यहाँ पे है ना। ये एक्स्ट्रा वाटर इसमें चढ़ा हुआ था, तो इस एक्स्ट्रा वाटर का जो वेट है वो किसने बैलेंस कर रखा है? इस सरफेस टेंशन वाले फोर्स ने। और वेट कितना होगा इसका? तो जितना वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी करता हूँ, मास मिलेगा इंटू जी करूंगा। ये वॉल्यूम कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वॉल्यूम को तो नेग्लेक्ट कर देता हूँ। ये जो वॉल्यूम साइड साइड में बच रहा है ना, ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, नेग्लेक्टिंग दिस वॉल्यूम। जो आपके पास अब वॉल्यूम बचा वो वॉल्यूम आपका आ गया ये वाला, ये वॉल्यूम है। ये जो वेट है इसको आपने बैलेंस यहाँ पे कर रखा है सरफेस टेंशन ने। ये वेट कितना हो जाएगा? तो दिस विल बी, इसकी डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जी, ये यहाँ का वेट हो गया। जब दोनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, दिस इज द नेट सरफेस टेंशन, इक्वल टू वेट, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। कितना है यहाँ से आंसर? एच अपने को निकालना है। एच विल बी द सेम फॉर्मूला अगेन, टी कॉस थीटा बाय रो आर जी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फाइनली अगेन, एच इक्वल टू टी कॉस थीटा बाय रो आर जी। तो ये दोनों तरीके से प्रूव किया जा सकता है।
सॉरी इधर 2 भी है, 2t cos थीटा बाय रो आर जी, 2 पाई है, 2 भी आएगा, 2t cos थीटा बाय रो आर जी। तो दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको। एक प्रेशर डिफरेंस है, दूसरा जितना वो वेट ऊपर चढ़ा है उसको बैलेंस कोई ना कोई तो करना पड़ेगा, तभी वो वहां पे रेस्ट में रह पाएगा। तो बैलेंस इसको कौन करेगा? जो सरफेस टेंशन ऊपर फोर्स लग रहा है वो इस पूरे चढ़े हुए वेट को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। तो हमें ध्यान रखना है कैपिलरी राइज विल बी इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो आर जी। सिमिलरली कैपिलरी फॉल भी इतना ही होता है, 2t cos थीटा बाय रो आर जी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है cos थीटा पे। हम जानते हैं कि जब इस तरीके का एंगल बनता है तो थीटा जो होता है वो लेस देन 90 होता है, हमने बात करी थी। अगर इस तरीके का एंगल बनता है तो थीटा मोर देन 90 होता है, और अगर ऐसा है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज है। अगर इन तीनों केसेस में आप बात करो तो ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स, और ये है प्लेन। इन तीनों केसेस में अगर आप देखो यहाँ पे तो h इस केस में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos थीटा जब लेस देन 90 होता है पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर कॉन्वेक्स है, थीटा 90 है, तो cos जब 90 से बड़ा हो जाता है तो नेगेटिव वैल्यू देता है, h नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे कैपिलरी फॉल होगा। ये एक्चुअली होता है ग्लास और मर्क्यूरी के केस में। इस केस में आप देखेंगे तो ये नीचे गिर जाता है। ये कैपिलरी राइज वाला सिस्टम हो गया जो ग्लास और वाटर के केस में होता है। और अगर प्लेन है बिल्कुल तो cos 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे h हो जाएगा जीरो, नो कैपिलरी राइज या फॉल। ठीक है, नो कैपिलरी राइज और फॉल। क्लियर? ये किस केस में था जब हमने बात किया था एकदम क्लीन ग्लास हो और प्योर वाटर हो, उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई वहां पे चेंजेस नहीं होंगे, शेप बिल्कुल ऐसी प्लेन शेप रहेगी। क्लियर है सारी बातें यहाँ तक अच्छे से? तो आई गेस आपको बातें क्लियर हो गई कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तरीके दो थे, फिर से बता देता हूँ क्या क्या तरीके थे इसको सॉल्व करने के। एक तरीका था जिसमें आपने प्रेशर लिखा था, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाली बात हमने करी थी। कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स की तरफ प्रेशर कम होता है। कितना कम होता है? तो एक ही सरफेस है, 2t/r से अपन इसको कम कर सकते हैं, p नॉट माइनस 2t/r विल बी इधर प्रेशर। उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ये h हाइट चढ़ा हुआ है, तो दिस प्रेशर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट। यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बनी, यहाँ से अपन ने h कैलकुलेट किया, r और r का रिलेशन अपन ने यहाँ से देख लिया था, ये रिलेशन बन रहा था। ठीक है, दूसरा इसका जो तरीका था सॉल्व करने का वो क्या था? वेट बैलेंस करना, कि जितना पानी ऊपर चढ़ा है, जितना लिक्विड ऊपर चढ़ा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? उसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जिधर टेंजेंट है उस तरफ लग रही है टोटल तो, लेकिन क्योंकि हर तरफ एक टी साइन थीटा कंपोनेंट इसके बनने वाले हैं, तो हर टी साइन थीटा कंपोनेंट जो बन रहा है इसका वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन सा? ऊपर लगने वाला टी कॉस थीटा कंपोनेंट। हर पॉइंट पे ऊपर टी कॉस थीटा कंपोनेंट लग रहा है, जो ऊपर टी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो सारे ऐड हो जाएंगे। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? इसकी लेंथ है 2πr के बराबर, तो टोटल सरफेस टेंशन फोर्स जो यहाँ लगने वाला है कितना लगेगा? टी कॉस थीटा इंटू 2πr। इसने इस पूरे वेट को बैलेंस कर रखा है। हमने यहाँ पे छोटा सा जो वेट ये है इसको नेग्लेक्ट किया हुआ है, जो शेप के करस्पॉन्डिंग ये वेट बन रहा है इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, ये वेट यहाँ से यहाँ तक देखा है सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया रो इंटू पायर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। ठीक है, इसको इन दोनों को बराबर किया, यहाँ से अपने पास फिर से इक्वेशन आ गई एच के करस्पॉन्डिंग। तो जिससे थीटा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एच मिल जाएगा, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ तीनों डायग्राम्स आपको बता रखे हैं। डायग्राम देखिए यहाँ पे, जब एच पॉजिटिव है, एच नेगेटिव है, थीटा कैसा कैसा है, ये सारी बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। क्लियर? थीटा अगर लेस देन 90 है तो एच पॉजिटिव है, थीटा इक्वल टू 90 है तो कोई राइज नहीं है, थीटा मोर देन 90 है तो एच नेगेटिव है। यहाँ पे सारी बातें लिख दी गई है। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ खास खास पॉइंट पे। अगर कोई गिवन लिक्विड के लिए बात करें, गिवन लिक्विड है, गिवन सरफेस टेंशन, थीटा उसका सेम रहेगा, मतलब जी सेम रहेगा, तो जो कैपिलरी राइज है वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है आर पे, है ना? तो किसी भी कंडीशन में अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो आपने लिखा था h इक्वल टू 2t साइन थीटा बाय रो जी आर, ऐसा लिखा था। तो यहाँ से h इंटू आर अगर करा जाए तो कांस्टेंट हो जाएगा इन द गिवन कंडीशन, जब एक ही लिक्विड है, सेम लिक्विड और सेम मटेरियल आप देख रहे हैं, कैपिलरी मान लीजिए ग्लास की है और
मटेरियल में लिक्विड मान लीजिए वाटर है, तो टी कांस्टेंट हो गया, थीटा कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो बचा h इंटू आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप रेडियस इंक्रीज करते हैं कैपिलरी की तो हाइट कम हो जाएगी, या अगर रेडियस डिक्रीज करते हैं तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जितनी पतली या जितनी नैरो कैपिलरी आप यूज करेंगे उतना ही उसमें वाटर ऊपर ज्यादा चढ़ पाएगा, लिक्विड जो राइज होगा, कैपिलरी राइज वो ज्यादा होगा। इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी आप सिंपल अगर ट्यूब अंदर डाल दो तो आपको कैपिलरी राइज देखने नहीं मिलेगा। एकदम पतली सी ट्यूब आप अगर डालोगे अंदर तो आपको राइज देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो लेसर द रेडियस ऑफ कैपिलरी ग्रेटर विल बी द राइज एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बात? अगली बात ये कि ये जो कैपिलरी राइज है वो इस कैपिलरी की शेप पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, सेम लिक्विड और सेम मटेरियल की कैपिलरी बनाई गई, मान लीजिए वाटर और ग्लास, ऐसा हर एक शेप आपने अलग अलग यहाँ पे बना दी, कैपिलरी अलग अलग शेप की बना दी, तो सब में जो हाइट इंक्रीज होगी वो बिल्कुल सेम होगी, चाहे वो यहाँ की बात हो चाहे इधर की बात हो, शेप कुछ भी हो, हर केस में कैपिलरी राइज बराबर होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो कैपिलरी राइज है वो शेप ऑफ द कैपिलरी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बात? चलिए, इससे रिलेटेड ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं कैपिलरी के? तो एग्जाम्पल आप अगर देखें एप्लीकेशन, तो ये इसके एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, देखिए क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट आपसे कह रहा है कि जो आप लैंप लगाते हैं